मैं एक अमीर जमींदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ। बचपन से ही सहूलियत मेरे आसपास थी। जमीनों की रौनक, नौकरों की लंबी कतारें और हर तरफ इज्जत की दीवारें। मेरे बाप दादा की पहचान यही थी कि वो जिस पर हाथ रख दे, किस्मत उसके दरवाजे खटखटाने लगती। मेरे लिए जिंदगी हमेशा आसान रही थी। शायद इसी वजह से मैं कभी किसी चीज की कदर करना सीख ही नहीं पाया। मेरी माँ सख्त मिजाज मगर वफादार औरत थी, जो हमारे खानदानी नाम को हर कीमत पर महफूज रखने के लिए जीती थी। उनकी नज़र में इज्जत ही सब कुछ थी, और उसी इज्जत को बचाए रखने के लिए मैं भी कई बार अपने जज्बात कुर्बान कर बैठा। हमारे खानदान में लेन देन सौदे की रस्में पुरानी थीं। जब मेरी बहन का रिश्ता तय हुआ तो बदले में मुझे भी शादी करनी पड़ी। लड़की का नाम स्मृति था। थोड़ी सी खामोश मगर अनदेखी खूबसूरती से भरी हुई। वो किसी गुड़िया जैसी थी, जिसे आप अलमारी में संभाल कर रख दो और सिर्फ खास मौके पर ही बाहर निकालो। पहली मुलाकात में ही उसकी मासूमियत ने मुझे छू लिया। वो नजरें झुकाकर बोलती थी और मैं फख्र से उसे अपना नसीब कहता। हमारी शादी धूमधाम से हुई। गांव वाले कहते थे कि ये जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। मैं हंसता और मम्मी खुशी से बच्चों के नाम सोचने लगती। शादी के शुरुआती दिन किसी ख्वाब जैसे थे। स्मृति हर सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाती और छोटे छोटे कामों में मेरी सहूलियत का ध्यान रखती थी। वो नौकरों को मेरे साथ चलना सिखाती और हर शाम मम्मी के पैरों में तेल लगाकर दिन खत्म करती। मैं हैरान होता कि आज भी ऐसी लड़कियां मिलती हैं। वो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती थी, बस इतना चाहती थी कि मैं सच बोलूं, उसकी मौजूदगी को महसूस करूं और उसे अपना समझूं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। शायद वही सहूलियत अब मुझे बोझ लगने लगी थी। मैं घर में बैठना छोड़ चुका था, दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगा और कुछ नया करने का सोचने लगा, कुछ ऐसा जो जल्दी पैसे दे। मेरे दोस्त नील ने मुझे एक ऑफर दिया। उसने कहा, अगर हिम्मत है तो एक बार साथ चल, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या करना है? उसने कहा, दौलत मिलेगी, सवाल मत कर, सिर्फ हाँ कर। मैंने हाँ कर दी और वो दिन मेरे बदलने की शुरुआत थी। अब मेरी आदत बन गई, रात को देर से आना, फोन ना उठाना और हर बात में झूठ बोलना। स्मृति खामोशी से सब कुछ सहती रही। एक रात वो बोल पड़ी कि कहाँ जाते हो? मैंने कहा, दोस्तों के साथ होता हूँ। क्या शक है तुम्हें? उसने धीमे से कहा, शक नहीं, फिक्र है। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। वो चुप हो गई, लेकिन आंखों में अब यकीन नहीं रहा था। मैं दिन ब दिन बदलता गया। घर में रहना बोझ लगने लगा और स्मृति की सादगी अब मुझे बेवकूफ़ी लगने लगी थी। मम्मी ने यह भी महसूस किया, लेकिन चुप रहीं। वो बस इतना कहती कि बीवी को उसकी जगह पर रखो, ज्यादा बोलने लगे तो मर्द की इज्जत चली जाती है। मैं उनकी बात मानता रहा। मेरे दिल में जो नरम कोना था वो अब एक सख्त दीवार बन गया। लेकिन स्मृति ने हार नहीं मानी। वो हर दिन मेरी राह देखती, दरवाजे पर खड़ी होती और मेरी वापसी पर सिर्फ इतना पूछती, खाना लगाऊं? एक रात जब मैं गोदाम से लौटा तो वो कमरे में नहीं थी। मैं चौंक गया। मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कहीं काम में लगी हुई होगी, लेकिन मेरा दिल बेचैन हो गया। मुझे कुछ गलत महसूस हुआ। दरअसल स्मृति अब खामोशी से मेरे पीछे चलने लगी थी। उसे मेरे झूठ का एहसास हो गया। वो मेरी हर बात को गौर से सुनती और मेरे हर कदम को समझने की कोशिश करती। मैं उसकी चुप्पी को कमजोरी समझता रहा, लेकिन अब वही चुप्पी उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। एक सुबह जब मैं गोदाम की तरफ निकला तो मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने तेजी से बाइक निकाली और खेतों के बीच कच्चे रास्ते पर निकल गया। रास्ता सुनसान था। गांव में रोज की तरह अपने अगले प्लान के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरे पीछे उसकी परछाई चल रही थी। स्मृति ने पिछली रात मेरी जेब से चाबी की एक कॉपी बना ली थी और तय कर लिया था कि अब वो खुद सच्चाई देखेगी। उसने मेरे कई झूठ सह लिए थे, कई रातें जागकर भी गुजारी थी और अपने अकेलेपन को तसल्ली दी थी। लेकिन अब उसके अंदर कुछ टूट चुका था। जब मैं गोदाम पहुंचा और ताला खोलकर अंदर गया, तब वो बाहर झाड़ियों में छिपी रही। फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर दीवार की दरार से अंदर झांकने लगी। जो उसने देखा वो उसकी सोच से कहीं आगे था। वहां दो नाबालिग लड़के जंजीरों में बंधे हुए थे। एक कोने में तीन लड़कियां खामोश खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में डर जम गया। एक कमरे में स्कूल बैग, कपड़े और नकली दस्तावेज पड़े हुए थे। स्मृति की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल कांपने लगा, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकी। वो अपने घुटनों के बल बैठ गई और जमीन पर हाथ रखकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी।
कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर पीछे हटकर धीरे धीरे भागती हुई गांव की ओर लौट गई। रास्ते में कई बार रुकी, पीछे मुड़कर देखा, जैसे डर रही हो कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर पहुंचकर वो सीधे अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और चुपचाप फर्श पर बैठ गई। कुछ देर के बाद जब मैं आया तो हमेशा की तरह उसने नमस्ते किया, मगर उसकी आंखों में कुछ अलग था। मैंने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? वो चुप रही। शाम को उसने पहली बार मेरे सामने बैठकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं हैरान रह गया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई तूफान अंदर से उठने से पहले ही तबाही मचाने को तैयार हो। मैंने पूछा, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? वो बोली, आज तुम जिस गोदाम में गए थे, मैं भी गई थी। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। मैंने फौरन कहा, क्या मतलब, तुम वहां पर क्या कर रही थी? वो धीरे से बोली, देखने गई थी कि तुम क्या छुपा रहे हो। और जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। तुम बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, वो सब मैंने देख लिया है। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर आवाज़ सख्त करके कहा कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रही हो? वो बोली, हाँ, पूरा अंदाज़ा है, और अब मैं सबको सच बता दूंगी। बस यही एक बात मेरे अंदर उतर गई। मुझे फौरन मम्मी का ख्याल आया। मैंने सोचा, अगर स्मृति ने जुबान खोली तो न सिर्फ मेरा काम बल्कि हमारा नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। मैं उसे जबरदस्ती कमरे में घसीटकर मम्मी के पास ले गया। मम्मी ने गुस्से से पूछा, क्या हुआ, ये चीख चीख कर क्यों रो रही है? मैंने जल्दी से कहा कि मम्मी, ये सब जान गई है। गोदाम में जो कुछ भी है सब देख लिया इसने। मम्मी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, कैसे? मैंने कहा, मम्मी, वो चुपचाप मेरे पीछे गई थी, अब देख लिया है उसने, और अब वो मुझे धमकी दे रही है कि सबको सब कुछ बताएगी। मेरी बात सुनकर मम्मी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर इसकी जुबान खुली तो हमारा नाम भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी बहन भी वहां शादी करके गई हुई है, वो सोचो उस पर क्या गुजरेगी। मैंने पूछा, तो क्या करें? मम्मी ने धीरे से कहा कि इसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। मैं ये बात सुनकर जैसे सुन पड़ गया। मम्मी, ये हमारी इज्जत है, मेरी पत्नी है। मम्मी बोली, इज्जत वही बचती है जहाँ सबूत मिटा दिए जाएं। ये बात सुनकर मैं दीवार की तरफ देखने लगा, जैसे कोई और हल ढूंढ रहा हूँ, पर मम्मी के चेहरे पर किसी भी नरमी का नामो निशान नहीं था। वो बोली, कल सुबह काम खत्म कर दो इसका, वरना तुम खुद भी तबाह हो जाओगे। उस रात मैं सो नहीं सका। हर आवाज़ जैसे दिल को चीरती रही। मुझे मालूम था कि कल का दिन मेरे लिए कुछ बदलने वाला है। मैं खुद को समझा रहा था कि जो होने वाला है वो मजबूरी है। सच्चाई से बचने के लिए खामोशी ही हमारी उम्मीद है, और वही खामोशी अब मौत से पहले का आगाज बनने जा रही थी। अगली सुबह मैं कुछ ऐसे उठा जैसे किसी खंजर की नोक पर रात गुजारी हो। मम्मी मंदिर के पास खामोश बैठी हुई थी, आंखों में एक अलग सा सुकून, जैसे वो खुद फैसला कर चुकी हों, जिसकी अब कोई वापसी नहीं। मैं चाय का कप हाथ में लिए बैठा हुआ था, पर हाथ कांप रहे थे। मम्मी ने सिर्फ इतना कहा कि आज रात तुम बस गाड़ी में बैठा लेना, मैं बाकी का इंतजाम कर दूंगी। मैंने धीरे से उनकी बात पर सर हिलाया। दिल जैसे लकड़ी का हो गया था। दिन भर मैंने स्मृति से ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो भी अब ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ नजरों से देखती, जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। शाम को मम्मी ने अलमारी से एक पुराना बैग निकाला, जिसमें एक बोतल पेट्रोल, कुछ पुराने कपड़े और मिट्टी के तेल की शीशी रखी। मुझे सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी छोटे से शिकार पर जा रहे हों, न कि एक इंसान को खत्म करने। रात को मैंने स्मृति से कहा कि चलो, मम्मी कह रही हैं कि कुछ दिन के लिए मेरी बहन के यहाँ चलते हैं, थोड़ा तुम भी फ्रेश हो जाओगी। उसने चौंक कर देखा, फिर पूछा, क्या सच में? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, मम्मी ने कहा है तुम आजकल बहुत थक गई हो, कुछ दिन शहर में रहना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो चुप रही, फिर धीरे से सर हिलाया। गाड़ी निकल पड़ी। मम्मी ने बैग पीछे रख दिया। स्मृति मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठी। रास्ते में वो खिड़की से बाहर देखती रही और मैं सड़क पर नजरें गड़ाए रहा। हमने शहर की तरफ गाड़ी मोड़ी, लेकिन कुछ दूर जाकर एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गए। वो चौंकी और बोली, ये कौन सा रास्ता है? मैंने कहा, शहर की तरफ का एक दूसरा शॉर्टकट है। मैं जानता हूँ, वो दरअसल उस रास्ते में ट्रैफिक बहुत रहता है, इसीलिए यहाँ से जा रहे हैं। मेरी झूठी तसल्ली से भरी बात सुन के उसने कुछ नहीं कहा, बस बाहर देखती रही। अब चारों तरफ वीरानी थी, खेत थे, झाड़ियाँ थी और सन्नाटा, जैसे खुद कुदरत को भी पता हो कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। कुछ देर के बाद मैंने गाड़ी रोकी। स्मृति ने पूछा, गाड़ी यहाँ पर क्यों रोकी है? मैंने कहा, वो मुझे गाड़ी से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तुम बैठो, मैं ज़रा चेक कर लूँ।
फिर मैं गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोला। पीछे से मम्मी ने बैग निकाला और मुझे इशारा किया। स्मृति अभी कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि मैंने दरवाज़ा खोलकर अचानक उसके बाल पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। वो चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो प्रेम, छोड़ो मुझे। मम्मी ने जल्दी से पेट्रोल की बोतल खोल ली। स्मृति चीखती चिल्लाती रही, क्या पागल हो गए हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो। मैं कुछ नहीं बोला, बस पेट्रोल उसके ऊपर छिड़कता रहा। मम्मी ने मिट्टी का तेल मुझे पकड़ाया। स्मृति हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगी। ऊपर वाले का वास्ता देकर बोली कि कुछ मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, छोड़ दो मुझे। मैंने एक लम्हा उसकी आंखों में देखा। वहां मौत का डर नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी। मगर वो लम्हा भी गुजर गया। माचिस जलाई और सब कुछ खत्म कर दिया। अगले ही पल आग की लपटें और धुएं ने उसे अपने आगोश में ले लिया। हम दोनों फौरन तेजी से गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। पीछे से उसकी चीखें कुछ देर सुनाई देती रहीं, फिर सब शांत हो गया। रास्ते में हम दोनों चुप थे। मम्मी ने सिर्फ इतना कहा कि अब किसी को कुछ मत कहना, हमें इसकी यही कहानी रखनी है कि वो अपने चाहने वाले के साथ भाग गई थी। मैंने कहा, और अगर कोई ज्यादा बातें पूछे तो? मम्मी बोली कि तुम्हारे चाचा का बेटा पुलिस में है, उसे कहो कि रिपोर्ट कर दे कि वो किसी और से प्यार करती थी, इसीलिए घर से भाग गई है और रास्ते में ही कुछ हो गया होगा। अगले दिन हम गांव वापस लौट आए। मम्मी ने मोहल्ले में रो रो कर ऐलान कर दिया कि हमारी बहू तो भाग गई है, पता नहीं किसके साथ चली गई, हमारी इज्जत खाक में मिलाकर चली गई। कल मुही ने मेरे बेटे को धोखा दे दिया। हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने एक जली हुई लाश सबको दिखाई और हमने उसे ऐसी ऊपर ऊपर से देखकर पहचान कर मान लिया कि हाँ, वही स्मृति है। शायद उसके साथ कोई हादसा हो गया होगा। फिर हमने उसका अंतिम संस्कार भी किया। सभी लोगों को बुलाकर दिखाया कि हम उसके मरने से बहुत ज्यादा दुख में हैं। मम्मी ने काले कपड़े पहन लिए। मैंने 3 दिन के लिए सबसे बात करना बंद कर दिया। गांव वालों ने हमदर्दी जताई और स्मृति की कहानी वहीं पर खत्म हो गई। शोक के दिन सिर्फ 3 थे, लेकिन फिर जो गहरा सुकून फैला वो उनसे कहीं ज्यादा लंबा था। गांव की दरो दीवार पर हमारे घर की खामोशी छा गई थी और लोगों ने भी धीरे धीरे ये मान लिया कि स्मृति अब सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गई है। मम्मी सुबह सवेरे बैठक में झाड़ू लगाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं रोज खेतों पर जाता, लेकिन अब वो खेत मुझे वीरान लगने लगे थे। गोदाम में मेरा कारोबार फिर से चल पड़ा। वही ट्रक, वही सौदे, वही कागज। लेकिन मुझे लगने लगा था कि सब कुछ ठीक होकर भी अभी कुछ ठीक नहीं है। सच कभी पूरी तरह से दबता ही नहीं, वो राख के नीचे अंगारे की तरह दबा रहता है। मेरे साले अनीश ने अचानक गांव में ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया। उसकी आदतें मुझे बदली बदली सी लगने लगी। वो रोज मोहल्ले में किसी न किसी से मिलता, बातें करता, कभी किसी से घंटों तो कभी बस आंखों में झांककर चुपचाप चला जाता। एक दिन गली में मेरी उससे मुठभेड़ हो गई। वो मुझे घूरता रहा और मैं हंसी में बात को टाल गया। फिर बोला, क्या बात है अनीश, आजकल तुम बहुत फ्री हो। वो बोला कि हाँ, बस अभी कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर खामोश सा वो वहां से चला गया। उस दिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। शाम को मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, ये अनीश अब आकर कुछ ज्यादा ही सर खपा रहा है। मम्मी ने कंधे उचकाते हुए कहा कि परेशान मत हो, उसके पास कोई सबूत थोड़ी है। वैसे भी स्मृति की लाश देखी गई थी, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, अब वो कुछ भी साबित नहीं कर सकता। मैंने खुद को तसल्ली दी, लेकिन दिल के अंदर कुछ हिलने लगा था। इस बीच मेरी बहन की ससुराल से भी खबरें आने लगी। वहां के लोग शक में आ गए थे और मेरी बहन का पति, जो अब दुश्मन सा हो चला था, तलाक की धमकी देने लगा और एक दिन मेरी बहन को बिना कुछ कहे घर से निकाल दिया। मेरी बहन मम्मी की गोद में सर रखकर रोती रही और मम्मी बस यही कहती रही कि बेटियों का नसीब ही ऐसा होता है। उस दिन के बाद मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैंने काम में ध्यान देने की कोशिश की, पर गोदाम में नई मुसीबत आ गई। पुलिस ने अचानक दौरा किया, सब कुछ साफ था, लेकिन उनके सवाल इतने बारीक थे कि माथा घूम गया। उन्होंने पूछा कि ये तहसील कहाँ से आती है, ये दस्तावेज इतने पेचीदा क्यों हैं। मैंने जवाब दिए, कागजात दिखाए, लेकिन साफ समझ आ गया कि हम पर नजर रखी जा रही है। अगले हफ्ते 2 ट्रक रोक दिए गए, माल पकड़ा गया, ड्राइवर से घंटों पूछताछ हुई और फिर मुझे फोन आया कि साहब, पुलिस बहुत कुछ पूछ रही है। अब रोज का काम भी मुश्किल लगने लगा। मैंने उन्हें कहा कि सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे मालूम था कि अब कुछ ठीक नहीं रहने वाला। अनीश की खामोश जांच पड़ताल और बढ़ गई थी। उसने गांव के कुछ नौजवानों को साथ मिलाया और एक दिन बयान दिया, अगर किसी ने हमारी बहनों की इज्जत को नुकसान पहुंचाया तो उसका हिसाब लिया जाएगा। लोग चुप थे, पर उनकी खामोशी में एक अलग ही किस्म का डर था। मैंने सोचा कि शायद कुछ दिन के लिए शहर चला जाऊं, लेकिन मम्मी ने कहा
ये वक्त भागने का नहीं है, यहीं खड़े रहो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सर हिलाया पर मेरी अब रातों की नींद उड़ गई थी। एक रात मैंने गोदाम के बाहर गाड़ियों की लाइटें देखी। मैं फौरन से भागा, लेकिन वो पुलिस थी। उन्होंने सिर्फ दूर से देखा और मुड़ गए। अगले दिन अखबार में एक छोटा सा कॉलम छपा। गांव में खुफिया तौर पर इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क चलने की खबर थी। नाम किसी का नहीं था, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था। फिर मम्मी ने अखबार मेरे हाथ से छीना और चूल्हे में जला दिया। बोली, ये सब एक इत्तेफाक है, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ। लेकिन मुझे मालूम था कि ये सिर्फ तूफान नहीं बल्कि ये बहुत धीमी रफ्तार का भूकंप था, जो सब कुछ हिला देने वाला था। उस शाम अनीश मेरे दरवाजे पर आया, हाथ में एक पुराना मोबाइल फोन लिए हुए, और बोला कि देखो, ये मेरी बहन स्मृति का फोन है, जिसे तुमने छुपा दिया था, लेकिन इसका बैकअप एक जगह महफूज रहा। अब देखना ये सब पहले पुलिस देखती है या पूरा गांव। ये कहकर वो चला गया। मैं गली के बीचों बीच खड़ा रहा, जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। झूठ की दीवारें हमने बहुत मजबूती से खड़ी की थी, लेकिन अब उन्हें गिरने में वक्त नहीं लग रहा था। सूरज आसमान में चढ़ आया, बच्चे नंगे पांव मिट्टी में दौड़ रहे थे और औरतें पानी भरने के लिए लंबी लाइन में खड़ी हुई थी। महंगाई और बेरोजगारी ने हर चेहरे पर साया डाल रखा था। मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने हिसाब के रजिस्टर पर उंगलियां फेर रहा था, जब एक बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। चाचा, राशन वाली गाड़ी आ गई है। मैंने सांस लेकर ऊपर देखा, फिर रजिस्टर बंद करके उठ के खड़ा हुआ। सोचा कि चलो, जब मौका है तो कुछ राशन ही मिल जाएगा, अच्छा है। आखिर को घर में सब्जी भी खत्म हो गई है। गांव के मैदान में लोग जमा हो चुके थे। मैं भी चुपचाप लाइन में जाकर लग गया। हर तरफ धूप थी, गर्मी में लोग छांव ढूंढ रहे थे। मेरे सामने के दो आदमी बातें कर रहे थे। बोले, सुना है कि इस बार बहुत अच्छा राशन मिलने वाला है, जो एक एनजीओ दे रहा है। वो शहर से आया है। मैंने कान लगाकर सुना, लेकिन ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। राशन मेरी जरूरत बन गया था, जज्बात नहीं। अब मेरी जिंदगी हिसाब, डर और चुप की ही थी। फिर एक शोर हुआ। किसी ने कहा कि वो देखो, कैसी गाड़ी है, शायद कोई बड़ी अफसर आई है। खुद सबकी नजरें घूम गई। एक सफेद चमचमाती एसयूवी गाड़ी धूल उड़ाती हुई सामने आई और लोगों से कुछ दूर जाकर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला, फिर एक औरत उतरी। पहले तो धूप की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी मेरे हाथ कांपने लगे। वो वही थी। मेरे हलक में कांटे से उग गए, जुबान सूख गई, आंखें फाड़ कर देखा, पर वो नजर बदली नहीं। वही नाक नक्शा, वही लंबे बाल, वही सादा से कपड़े, पर इस बार कुछ अलग सा था। वो अभी खामोश थी, पर उसकी खामोशी में मजबूत ताकत थी। वो लोगों के साथ मुस्कुराकर बातें कर रही थी, हाथों में राशन के थैले पकड़े हुए औरतों को दे रही थी, बच्चों के सिरों पर हाथ रख रही थी। मेरे साथ खड़े आदमी ने कहा कि ये तो बड़ी शरीफ लगती है, किसी एनजीओ से आई है। मैंने गर्दन मोड़ी, जैसे उसकी बात सुन ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे कदम मानो बोझ हो गए थे, पर मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर अचानक वो सीधी मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें अब मेरे सामने थी। उसे करीब से देखा तो उसका एक रुख, एक साइड थोड़ा सा जला हुआ था, पर नजरें वही थी, जख्म के पीछे जीती हुई। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक थैला मेरे कदमों में रख दिया। फिर हल्की आवाज में कहा कि अब जलने की बारी तुम्हारी है प्रेम। ये शब्द मेरे अंदर बिजली की तरह कड़के। मेरे सामने जैसे धुंध छा गई। दिमाग बीते वक्त के मंजर से भर गया। आग, चीखे, मम्मी और वो लम्हा जब मैंने माचिस जलाई थी, सब कुछ एक फ्रेम की तरह आंखों के सामने घूमने लगा। मैं लड़खड़ाया, हाथ बढ़ाकर कुछ पकड़ने की कोशिश की, पर मेरे हाथ हवा में ही रह गए। वो पलट चुकी थी, धीरे धीरे वापस अपनी गाड़ी की तरफ गई। सब लोग उसके आसपास थे। कोई उसे प्रार्थना दे रहा था, कोई शुक्रिया कर रहा था। वो सबके साथ ऐसे पेश आ रही थी जैसे जिंदगी में कभी किसी ने उसे जलाने की कोशिश ही न की हो। गाड़ी में बैठने से पहले उसने एक बार मुड़कर मुझे देखा। वो नजर नजर नहीं थी, वो नफरत नहीं, वो रहम नहीं, वो सिर्फ एक ऐलान थी। ऐलान की खेल खत्म हो चुका है और अब हिसाब का वक्त है। मैंने नजरें झुका ली, जैसे उसकी निगाहों ने मेरे अंदर का पर्दा चीर कर सब देख लिया हो। फिर गाड़ी रवाना हुई, धूल उड़ने लगी और वो मंजर निगाहों से गायब हो गया। लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे गांव के माहौल में बस के रह गई थी। सब बातें करने लगे कि बड़ी शरीफ औरत है, सुना है ये बच्चों के लिए काम करती है। कहाँ से आई थी पता है? किसी को कहते सुना कि खुद बची है किसी जुल्म से, अब दूसरों को बचाती है। मैं हर आवाज सुन रहा था, पर कुछ बोल नहीं सका। घर पहुंचा, मम्मी दरवाजे पर बैठी हुई चूल्हा जला रही थी। मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि वो स्मृति जिंदा है। मम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कौन? मैंने जवाब दिया, स्मृति। वो आई थी,
राशन बांटने, सब कुछ देख लिया। सुनकर मम्मी के हाथ से चिमटा गिर गया। वो बोली, कैसे मुमकिन है? हमने तो मैंने उनकी बात काट दी कि मुमकिन है, ये ऊपर वाले का काम है। मम्मी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कहा कि किसी को कुछ मत कहना, ये सब वहम है। मैंने कहा, नहीं मम्मी, वो जिंदा है और वापस आ गई है। हम दोनों चुप हो गए। कमरे में सिर्फ लकड़ियों के जलने की आवाज़ थी और राशन के थैलों की खुशबू जो अब मेरे कदमों के पास रखे हुए थे। जैसे स्मृति ने मुझ पर अपनी वापसी की मोहर लगा दी हो। 2 हफ्ते गुजर गए उस दिन को जब स्मृति ने राशन के थैले के साथ मेरे दरवाजे पर अपना खामोश पैगाम छोड़ा था। मैं हर दिन उसी डर में जी रहा था कि वो मंजर दोबारा लौट आएगा, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इस बार सिर्फ मंजर नहीं, पूरा हिसाब मेरे सिर पर आ जाएगा। सुबह का वक्त था, सूरज की पहली किरण अभी ज़मीन को चमका ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मी हड़बड़ाकर उठी और मैं भी दरवाज़ा खोलने लगा तो दरवाजे पर पुलिस वाले खड़े हुए थे। एक अफसर ने ऊंची आवाज़ में मेरा नाम लिया, प्रेम। मैं हिचकिचाकर बोला कि जी। तो उसने कहा कि आपको बच्चों की गैर कानूनी स्मगलिंग और अपहरण के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैंने कुछ कहने की कोशिश की कि ये कोई गलतफहमी है, पर तब तक एक सिपाही मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल चुका था। गोदाम कहाँ है? अफसर ने सवाल किया। मैं नजरें चुराकर बोला, कौन सा गोदाम? एक सिपाही आगे बढ़ा, मेरी गर्दन से पकड़कर बोला, वही गोदाम जिसका पता हमें उन वीडियो से मिला है। उसने फ़ोन निकाला और मुझे दिखाया कि स्मृति की रिकॉर्ड की गई खुफिया वीडियो, जिसमें बच्चे जंजीरों में और मैं खुद उनके साथ सौदा करते हुए था। मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकली। मेरे ख्वाब जो कभी जमींदारों की शान हुआ करते थे, अब अखबारों की सुर्खियां बनने वाले थे। मुझे पुलिस की गाड़ी तक ले गए। बाहर मोहल्ले के लोग जमा हो गए थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि हम तुम्हें इज्जत देते रहे और तुमने बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगाई। एक नौजवान ने नारा लगाया कि ऐसे लोगों को चौक पर लटकाना चाहिए। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, पर हथकड़ी ने मुझे सीधा चलने पर मजबूर किया। पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा। दर्जनों बच्चे कैद हुए रो रहे थे। एक लड़का चेकअप के दौरान बोला कि किसी ने हमें मारा था। इसी ने भेजा था वीडियो, तस्वीरें, जाली पहचान कार्ड, सब कुछ सबूत बने। न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली, जमींदार और कारोबारी हस्ती इंसानी तस्करी में गिरफ्तार हुए। बच्चों को वहां से ले जाया गया। मेरी तस्वीर हर चैनल पर थी। पुरानी फाइलें खुल गईं। मेरे पुराने रिकॉर्ड सब सामने आ गए। जो लोग कल तक मेरे साथ कारोबार करते थे, अब फ़ोन बंद कर गए। जो रिश्तेदार बातें करते थे, अब गालियों पर उतर आए। जेल में पहली रात मैंने फर्श पर लेटे हुए सोचा, वो बच कैसे गई? वो तो मर गई थी ना। अगले दिन टीवी पर एक प्रोग्राम में एंकर ने ऐलान किया कि आज हम आपको मिलवाएंगे उस बहादुर औरत से जो सिस्टम के खिलाफ अकेली खड़ी हुई। स्मृति, जो खुद जलाई गई थी लेकिन जिंदा बच गई। कैमरा स्मृति पर गया। वो सादे से कपड़ों में, चेहरे पर जला हुआ साफ निशान लिए बैठी थी। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। मैं मरना नहीं चाहती थी, स्मृति बोली, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बचाया ताकि मैं इन जैसे लोगों को बेनकाब कर सकूं। एंकर ने पूछा, आपने इतने बड़े नेटवर्क को कैसे उजागर किया? स्मृति ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में थी, महीनों से इलाज चला। एक अफसर ने मुझे सहारा दिया, बचाया। फिर मैं एक एनजीओ से जुड़ गई और वहां से सीखा कि सच से कैसे लड़ा जाता है। मैंने सब रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाए, दस्तावेज जमा किए और हर वो चीज़ जो मेरे खिलाफ थी अब मेरे हाथ में थी। उसका हर शब्द मेरे सीने में कील बनकर चुभ रहा था। जेल की दीवारें अब मेरे लिए छत नहीं बल्कि गड्ढे जैसी लगने लगी। मम्मी मुलाकात के लिए आई, आंखों में आंसू थे। कहने लगी कि ये सब क्या हो गया बेटा, हमें तो लगा था कि सब धीरे धीरे संभल जाएगा। मैंने कहा, मम्मी, हमने जो बोया वही तो काट रहे हैं। अब सिर्फ वक्त और ये दीवारें बची हैं। एक वकील आया, बोला कि आपके खिलाफ केस बहुत सख्त है, कम से कम 20 साल, और अगर स्मृति ने माफ़ नहीं किया तो उम्र कैद भी हो सकती है। मैंने सर झुका लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि माफ़ी अब मुमकिन नहीं। रात को मैं जेल की छत को घूरते हुए सोच रहा था कि ये सच कभी मरा नहीं, बस वक्त के इंतज़ार में था। वो वक्त आ गया और मैं देर से समझा। स्मृति का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और उसकी आवाज़ जैसे गूंज रही थी, अब जलने की बारी तुम्हारी है। टीवी स्क्रीन पर स्मृति की वीडियो बार बार चल रही थी और जेल की कोठरी में मौजूद कैदी मुझे देखकर कह रहे थे कि भाई, तुम्हारी बीवी तो हीरो निकल आई। मैंने सर झुका लिया। मेरे पास किसी बात का जवाब नहीं था। एक अखबार की पुरानी कॉपी हाथ लगी जिसमें उसका पूरा बयान था, बचने की कहानी, दर्द से भरी हुई, जैसे कोई फिल्मी स्क्रिप्ट हो, लेकिन मेरे लिए वो हकीकत थी, कड़वी, जालिम और नाकाबिले माफ़ी।
उसने बताया था कि कैसे वो जलते हुए सड़क के किनारे गिरी थी। फिर एक सीनियर सरकारी अफसर जो उसी दिन किसी काम से उस इलाके से गुजर रहे थे, उन्होंने दूर से धुएं का गुब्बार देखा और फौरन गाड़ी रोक दी। वहां पहुंचकर स्मृति को जली हुई हालत में पाया। उधर से गुजरने वाले लोगों ने उसे मरा हुआ मान लिया था, लेकिन उस अफसर ने उसकी नब्ज देखी और तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। स्मृति ने कहा कि जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, मैं होश में नहीं थी। 3 दिन के बाद जब आंख खुली तो जिस्म का निचला हिस्सा पट्टियों में लिपटा हुआ था। दर्द हद से ज्यादा था, लेकिन दिल में जैसे कोई नई रोशनी थी, जैसे मैं मरकर दोबारा जिंदा हुई हूँ। कई महीनों तक मैं हॉस्पिटल के आईसीयू में रही। हर दिन हर रात दर्द से जूझी। मेरी खाल उतर गई, ग्राफ्टिंग हुई, साथ में साइकोलॉजिकल थेरेपी भी दी गई। डॉक्टर ने कई बार हार मान ली, लेकिन मैंने नहीं। एक नर्स ने बताया वो खामोशी से बस प्रार्थना करती रहती थी। जब भी हम जख्म साफ करते, वो दांत भींचकर दर्द सहती, पर एक बार भी चीखी नहीं। अस्पताल के स्टाफ ने उसे नाम दिया, आग से बची हुई औरत। उस अफसर ने जो उसे बचाकर लाया था, बार बार हॉस्पिटल आकर उसका हाल लिया, उसका पूरा साथ दिया और फिर उसे एक एनजीओ से जोड़ा जिसका नाम सूरज था। वहां वो बच्चे रहते जो किसी न किसी तरह की ज्यादती के शिकार हुए थे। स्मृति ने वहां मरीज की तरह नहीं, बल्कि मुहाफिज की तरह दाखिला लिया। जब चलने फिरने के काबिल हुई, उसी दिन से बच्चों की हिफाजत का बेड़ा उठाया। एनजीओ से जुड़े एक वकील ने बताया, स्मृति ने कभी खुद को पीड़िता नहीं बताया। उसने कहा कि मुझे हीरो मत बनाओ, मैं बस सच के साथ खड़ी हूँ। वो स्कूल गई, गांव-गांव जाकर सेमिनार में शामिल हुई, बच्चों के हक पर लेक्चर दिए, सरकार से अपील की कि इंसानी तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। मैं जेल में था और सुनता रहा। एक दिन एक नया कैदी आया जो किसी दूसरी जेल से ट्रांसफर होकर आया था। वो बोला, मैंने उस औरत को एक बार लेक्चर देते हुए सुना है। वो कहती है कि हम सब एक फर्ज हैं, जुल्म हम पर गुजरा है तो कोशिश करें वो दूसरों पर ना गुजरे। वो हंसते हुए बोला, और तुम उसके पति थे, तुमने ये क्या कर दिया यार। फिर उसने कहा, क्या बात है। स्मृति ने मीडिया में बयान दिया, मैंने शादी की थी एक ऐसे इंसान से जिसने मुझे खत्म करना चाहा, लेकिन जब वो दरिंदा बन गया तो मैंने फैसला किया कि अब जिंदगी किसी रिश्ते के नाम नहीं, बल्कि एक मकसद के नाम होगी। एक एंकर ने पूछा कि आप दोबारा शादी करेंगी। स्मृति ने कहा कि नहीं, मैंने प्यार देखा है, शब्दों में, सपनों में और आखिरकार रात में, लेकिन मोहब्बत काम से बनती है, सिर्फ दागों से नहीं। अब मेरा रिश्ता उस मिशन से है जिसमें एक बच्चा बचाने का मतलब है, एक दुनिया बचाना। वो हर हफ्ते किसी नए केस में अदालत जाती है और अपनी कहानी मिसाल बनकर सिस्टम के खिलाफ रखती है। वो टूटी पर बिकी नहीं, वो बिखरी पर खुद को समेटा। उसने कहा, मैं चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन मैंने इंसाफ चुना और सही रास्ता अपनाया। वो रास्ता लंबा होता है पर नतीजा सही देता है। गांव के कई लोगों ने उसकी वापसी के बाद खुद को उसके मिशन से जोड़ा। एक उस्ताद जिसने पहले मुझे इज्जत दी थी, अब उसका साथ दे रहा था। एक गांव के आदमी ने कहा कि ये औरत ऊपर वाले की तरफ से भेजी गई एक निशानी है, हमें उसकी आवाज बनना है ताकि जुल्म दोबारा से न हो। स्मृति ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी जलती हुई खाल को नहीं छुपाती, क्योंकि ये मेरी ताकत है, मेरी पहचान है। वो मुस्कुराई और कहा कि अब मैं रोशनी हूँ जो खुद तो जली, लेकिन दूसरों के अंधेरे को खत्म करने वाली निकली है। और मैं बस जेल के कोने में बैठा उसकी बातें सुनता और सोचता रहा कि कभी यही औरत मेरे साथ एक छत के नीचे चुपचाप बैठी रहती थी। मैंने उसकी खामोशी को कमजोरी समझा, और वही खामोशी आज मेरे खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बन गई। अदालत की इमारत के बाहर मीडिया की भीड़ थी। मीडिया वाले अदालत की सीढ़ियों पर कैमरे लिए खड़े थे। अंदर सन्नाटा था, लेकिन हर चेहरा अदालत के कमरा नंबर 5 की तरफ टिका हुआ था। वही मेरी तकदीर का फैसला होने वाला था। मैं वकील के साथ अदालत में दाखिल हुआ। सफेद कपड़ों में हथकड़ियों के साथ मेरा चेहरा अखबारों के सफर पर पहले ही कसूरवार बन चुका था। वकील ने मुझसे कहा कि हमने अपील दाखिल कर दी है, पर जज का व्यवहार सख्त है, शायद आज ही सजा सुना दे। सब लोग बैठे हुए थे जिनकी आंखों में नफरत और मायूसी थी। सबूत पेश किए जाने लगे। एक एक करके वीडियो, दस्तावेज और तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई गईं। इंसाफ ने मेरा गोदाम देखा जिसमें जंजीरों से बंधे बच्चे थे, जाली पहचान के कार्ड, फोटोकॉपी और वीडियो जिसमें मैं खुद सौदा करते हुए नजर आ रहा था। वकील ने कहा कि ये वीडियो एडिटेड भी हो सकता है। जज ने गौर से सुना, लेकिन एक गवाह खड़ा हुआ। उसने बयान दिया कि मैंने खुद बच्चों को वहां काम करते देखा, और जब मैंने एतराज किया तो मुझे धमकाया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। फिर बच्चों में से एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, वो गवाही के लिए आया। उसने अदालत में कहा कि हमें बिस्किट देने का झांसा दिया गया, फिर कैद कर लिया गया। हर रोज हमसे काम करवाया जाता
और अगर गलती हो जाती तो हमें मारा पीटा जाता। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन हर शब्द सच्चाई से भरा हुआ था। उसके बाद एक लड़की जो अब एनजीओ के पास थी, वो कटघरे में खड़ी हुई। उसने कहा कि मुझे लगा था मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। वो हमें इंसान नहीं समझते थे। फिर वक्त आया स्मृति की गवाही का। वो धीरे धीरे कदमों से अदालत में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर वही सुकून था जो मैंने कभी उसमें नहीं देखा था। अदालत में मौजूद हर आदमी ने सांस रोक लिया। वो जली हुई थी, पर कॉन्फिडेंस से पूरी तरह से भरी हुई। उसने कटघरे के सामने खड़े होकर कहा कि मेरा नाम स्मृति है और मैं कभी उसकी घरवाली थी, लेकिन एक दिन मैं उसके राज की गवाह बन गई। उसकी आवाज़ बुलंद थी, शब्द साफ सुनाई दे रहा था। मुझे मारा गया, घसीटा गया, दफनाया गया। मैं मर जाती, पर ऊपर वाले ने मुझे बचाया ताकि मैं बच सकूं और दूसरों को भी बचा सकूं। जज ने सवाल किया, क्या आपके पास कोई और सबूत या गवाही है जो अदालत की मदद कर सके? स्मृति ने फाइल खोली। मेरे जिस्म की मेडिकल रिपोर्ट है। ये मेरा पूरा बयान है और ये हॉस्पिटल के वो कागजात हैं जिनमें साफ लिखा है कि मैं झुलसने के बावजूद जिंदा रही। उसने सब कुछ एक एक करके अदालत में पेश कर दिया। मेरा वकील बोल उठा, एतराज करता कि ये उसकी बीवी है। हो सकता है कोई पर्सनल दुश्मनी हो, कोई और बात हो सकती है। जज ने फिर पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो इनके बयान को गलत साबित कर सके? मेरे वकील ने नजरें झुका ली। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर जज ने फैसला सुनाने के लिए 20 मिनट का वक्त लिया। जब वो लौटे तो अदालत एक बार फिर खामोश हो गई। जज ने कागज उठाया और बोला, अदालत ने स्मृति के बयान को सही और जायजा माना है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आप बच्चों की स्मगलिंग और एक मासूम की हत्या में शामिल पाए गए हैं। अदालत आपको 14 साल की सजा सुनाती है। मेरा दिल धड़कना भूल गया। वकील ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हम अपील करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हिम्मत रखो। अदालत का काम खत्म हुआ। मुझे हथकड़ी लगाई गई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक बार पलटकर देखा। स्मृति गवाहों की कतार में खड़ी थी। चेहरे पर सुकून, आंखों में चमक थी। कोई आंसू नहीं, कोई खुशी नहीं, सिर्फ एक खामोश ऐलान कि इंसाफ पूरा हो गया। मैं जानता था उसने मुझे कभी माफ नहीं किया, लेकिन उसने मुझसे बदला भी नहीं लिया। उसने मुझे मेरे ही सच में हारने दिया। यही सबसे बड़ी सजा थी। हर दिन उसके सामने जीते जी हारना, जेल सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन मेरे लिए हर सुबह एक नया डर, एक नई सजा थी। शुरू में मैंने कोशिश की किसी से बात करूं, वक्त कुछ काट लूं, कुछ कैदियों से जान पहचान बनाई, लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि यहाँ जिस्म ही नहीं, आत्मा भी कैद होती है। मैंने खुद को एक कोने में समेट लिया। एक दिन पेन और कागज मांगा और लिखना शुरू किया। पहले दिन मैंने लिखा कि मैं प्रेम हूँ और मैं कातिल नहीं, मजबूर था। पर उसी वक्त मैंने कागज फाड़ दिया, क्योंकि अंदर से किसी ने कहा कि झूठ मत लिखो। फिर हर दिन लिखने की कोशिश करता, कभी बच्चों के लिए, कभी माँ के लिए, कभी उसके लिए जो जलकर भी मुझसे बेहतर इंसान बन गई। लेकिन हर बार कलम रुक जाती, जैसे मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। एक दिन जेल का सिपाही बोला, क्या लिखते रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, पछतावे की दीवार पर अपना नाम कुरेद रहा हूँ। कुछ हफ्ते बाद खबर आई, मम्मी चल बसी। दिल जैसे चिर गया। जेलर ने कहा कि अगर अंतिम संस्कार में जाना चाहो तो दस्तावेज लिखवा लो, पर मंजूरी मुश्किल है। मैंने लिखी भी, पर अगले दिन जवाब आया कि मना है। मैं कोठरी में पड़ा छत को घूरता रहा, सोचता रहा, अगर माँ को पता होता कि बेटा ऐसा निकलेगा तो क्या वो मुझे जन्म देती? फिर बहन की खबर आई, वो अब किसी के साथ रहती है। दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। अनीश ने मुकदमे के बाद उसे छोड़ दिया था, तलाक भी दे चुका है। मेरी वजह से उसकी जिंदगी अंधेरी गली बन गई। वो किसी को कुछ नहीं कहती, सिर्फ बच्चों को पढ़ाती है और रोज ऊपर वाले से प्रार्थना करती है कि मेरा भाई सही रास्ते पर आ जाए। बस यही प्रार्थना करती है। जेल का वक्त धीरे धीरे सांप की तरह लिपटता रहा। दिन की गिनती दीवारों पर निशान बनती गई। मैंने कोठरी के कोने में लकड़ी की एक तख्ती बनाई और उस पर खुद से कुछ लिखा। हर सुबह उसे देखता, खुद को याद दिलाता कि कोई दरवाज़ा अभी भी खुला है, शायद ऊपर वाले का दरवाज़ा। फिर एक दिन जेल में एक रिसर्च टीम आई जो कैदियों को नई सोच देती थी। उसमें एक लड़की थी जो बच्चों पर बात कर रही थी। उसने कहा कि हमारी एक टीम है जिसने खुद जुल्म झेले हैं, लेकिन अब दूसरों के लिए उजाला बन चुकी है। मेरा दिल धड़का। मैंने सिपाही से पूछा, ये किसकी बात कर रही है? उसने कहा, स्मृति फाउंडेशन की बात हो रही है। तुम्हें तो पता होना चाहिए। पर बात पूरी नहीं कर सका मैं, क्योंकि मेरा दिल तूफान बन गया था। वो अभी भी लड़ रही थी बच्चों के लिए। मैंने उसी रात खत लिखा। शब्द मुश्किल थे, लेकिन मैंने लिखा, मैं प्रेम हूँ, कैदी नंबर 472। अब तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारे मिशन के खामोश हमसफर हूँ।
मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें वो मकाम मिले जो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सका। खत भेजा पर जवाब नहीं आया। शायद आना भी नहीं चाहिए था। अब मेरी हर सुबह सज़ा है और हर रात पश्चाताप है। पर हर सांस एक सच्चाई की चुभन है कि अगर वक्त को पीछे ले जाया जा सकता तो मैं वो लम्हा रोक लेता जब स्मृति ने कहा था कि अब मैं सबको सच बताऊंगी। लेकिन वक्त तो चला गया। अब सिर्फ एक खाली मुट्ठी बची है जो कभी उसका हाथ थाम सकती थी, अब बस सलाखों की प्रार्थनाओं में खो चुकी है। उस दिन जेल का माहौल कुछ अलग था। कैदियों की लाइन जरा संजीदा थी। सिपाहियों की चहल पहल बढ़ गई। जेलर ने ऐलान किया कि आज एक सामाजिक वॉलंटियर्स कुछ लेक्चर्स देंगे जो कैदियों की बहाली में मदद देगा। सबको शामिल होना जरूरी है। मैंने सर झुकाकर बैठे बैठे सुना। कोई नया चेहरा, कोई नई आवाज, मेरे लिए बस सब शोर था। दोपहर को बैट खोली गई। सबको हॉल में ले जाया गया। वहाँ टीम पहले से ही मौजूद थी। नौजवान लड़कियां, कुछ मर्द और उनके साथ कुछ बच्चे। वही बच्चे जो कभी मेरे जैसे लोगों के हाथों शिकार बनते थे, अब वो उनके लिए खास बन गए थे। उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। बच्चों ने कुछ उसूल सुनाए, छोटे स्टेज ड्रामा के जरिए। उनमें कुछ के हक और पढ़ाई का पैगाम था। एक ने कहा कि हम एक ऐसी औरत के मिशन पर काम करते हैं जिसने अपना सब कुछ खोकर दूसरों के लिए सब कुछ जीता। वो आज यहाँ नहीं आ सकी, लेकिन उसने एक खास खत भी भेजा है, एक आदमी के नाम जो शायद यहाँ मौजूद है। मैं चौंक गया। मेरे दिल में जैसे कुछ धड़कने लगा। उसने खत निकाला और धीरे से पढ़ना शुरू किया। प्रेम, मैं जानती हूँ तुम जिंदा हो और शायद अब वही सांसें तुम्हें बोझ लगती हों। मैं ये खत तुम्हें सज़ा देने के लिए नहीं लिख रही, बल्कि ये बताने के लिए है कि मैं अब सज़ा से आगे निकल गई हूँ। तुम्हारी वजह से मैं जली गई, तुम्हारी वजह से ही मैं जागी भी। मेरे जिस्म पर निशान है पर मेरी आत्मा अब आज़ाद है। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया क्योंकि मेरी माफ़ी ऊपर वाले के हक में है, लेकिन मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। मेरी आंखें झुक गईं। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया, वो खत मांगा। जेलर ने इशारा किया और खत मेरे हाथ में आ गया। कागज़ की महक में उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे वो मेरे सामने खड़ी हो। खत जारी था। मैं अब उन बच्चों के साथ हूँ जिन्हें तुमने कैद कर लिया था, लेकिन मैंने उन्हें आज़ाद कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब खुद को पहचानो, न मुजरिम के तौर पर बल्कि एक इंसान के तौर पर। अगर तुम बदलना चाहते हो तो तुम्हारा रास्ता वही होगा जो मैंने चुना, खिदमत का, सच्चाई का और सही रास्ते का। मैंने वो खत आंखों से लगाया। आंखें नम हो गई, लेकिन आंसू नहीं गिरे। शायद शर्मिंदगी आंसू बहाने की इजाज़त नहीं देती। उसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाईं जिसमें स्मृति किसी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रही थी, कहीं अदालत में गवाह के तौर पर खड़ी थी, कहीं किसी मिट्टी के घर में एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। एक नौजवान लड़की जिसका नाम परी था, स्टेज पर आई और बोली, मैं उन बच्चों में से एक हूँ जिन्हें स्मृति दीदी ने बचाया। मेरे मम्मी पापा मर गए थे और मैं एक नेटवर्क के हाथ लगने वाली थी, लेकिन उसी दिन स्मृति दीदी वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बचपन वापस दूंगी और मैं आज यहाँ हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ और दूसरों को बचा रही हूँ। उस दिन के बाद जेल में मेरा व्यवहार बदलने लगा। मैंने रोजाना अलग अलग संस्थाओं की सरगर्मियों में शामिल होना शुरू कर दिया। एक दिन एक औरत ने कहा, आप चाहें तो हम आपकी लिखी हुई चीजें अपने एनजीओ में बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई पैगाम देना चाहें तो दीजिए। मैंने सर हिलाया। मैंने अपनी स्पीच शुरू की। कहानियां, बच्चों के लिए सबक से भरी बातें। एक दिन मैंने स्मृति के नाम दोबारा खत लिखा। स्मृति, ये मेरा दूसरा खत है और शायद आखिरी भी। इस बार मैं तुम्हें कुछ मांगने नहीं, कुछ देने आया हूँ। एक कबूलनामा, एक वादा। मैं तुम्हारे मिशन का हिस्सा तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ जेल में वो सब सीखना चाहता हूँ जब मैं खुद कभी नहीं सीख सका। सच, सब्र, कुर्बानी। और अगर मेरी कहानी किसी एक बच्चे को भी बचा सके तो समझो मैंने तुम्हारा एक कर्ज चुका दिया। जवाब कभी नहीं आया, पर अब मैं उसके इंतजार में नहीं था। मुझे पता था वो खत किसी दीवार पर नहीं, किसी बच्चे के दिल में उतरेगा और यही मेरी नई पहचान थी। मैं जेल का कैदी जरूर था, पर एक किस्सा बन गया। एक ऐसा किस्सा जिसे अब स्मृति के एनजीओ में जलती रोशनी कहा जाता है। वो रोशनी जो एक औरत ने जेल के वजूद से निकाली और जिसने अंधेरों को चिराग दिए। मैंने बहुत कोशिश की खुद को सही साबित करने की, लेकिन अब समझ में आया कि मैं गलत था। मैंने उसे खो दिया जो मेरी सजा से पहले ही मुझे माफ कर चुकी थी। मैंने उसके सब्र की सीमा नहीं समझी। मैंने उसके खामोश दर्द को अनसुना किया। वो मेरे लिए एक इंसान थी, पर मैं खुद को खुदा समझ बैठा था। अब जब उसके खत की खुशबू तक मेरे लिए रह गई है, तो समझ आता है कि कौन कितना कीमती था। मैंने उसकी आंखों में सिर्फ शिकवा ढूंढा, कभी ये नहीं देखा कि वो मुझे खुद से भी ज्यादा चाहती थी। वो चली गई, लेकिन मुझे उजाला दिखा गई। मैंने सोचा था मैं उसे तोड़ चुका हूँ, पर अब लगता है उसने ही मुझे जोड़ दिया था।
मैं अब वो प्रेम नहीं जो गुस्से में कुछ भी कर गुजरता था। अब मैं हर चुप्पी का मतलब समझता हूँ और हर आंसू का वजन भी। मुझे अब कोई सजा डराती नहीं, क्योंकि मैंने अपना सबसे बड़ा गुनाह पहले ही कर लिया है, एक औरत का यकीन तोड़ना। मेरी सजा का नाम अब स्मृति है, और मेरी सबसे बड़ी सीख भी वही है। मैंने उसे नहीं छोड़ा था। मैंने खुद को उस दिन खो दिया जब मैंने उसकी मासूमियत पर शक किया। अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ा पछतावा क्या है, तो मैं कहूँगा, मैंने एक ऐसी औरत को रोते हुए छोड़ दिया जो हर हाल में मुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। अब मैं एक नई राह पर हूँ, जहाँ मेरी सबसे बड़ी सजा और मेरी सबसे बड़ी सीख एक ही नाम में बसी है, स्मृति। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर मैंने एक औरत को खोकर जाना कि औरत को तोड़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस टूटन के नीचे जो वफा दब जाती है ना, वो सारी उम्र चुपचाप आपकी सजा बन जाती है। मैंने उसकी खामोशी को कमजोरी समझा, उसकी वफा को बेवकूफ़ी और उसकी आंखों में छुपे डर को खुद पर भरोसा समझ लिया। और इसी सोच ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां अब मैं हर रात खुद से नजरें नहीं मिला पाता। आज मैं तुम सबको ये कहने आया हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो तुम्हें बिना शर्त के अपनाता है, जो हर बार तुम्हारे गुस्से पर चुप हो जाता है, जो तुम्हारी गलतियों को अपने हिस्से की चुप्पी से ढकता है, तो उसे मत खोना, क्योंकि जब वो चला जाता है तो उसके जैसा कोई नहीं आता। और जब ऊपर वाला किसी को तुम्हारे जरिए आजमाता है, तो उसका हिसाब बड़ा सीधा होता है। वही इंसान फिर तुम्हारी जिंदगी का आईना बनता है, और आईने से कोई जीत नहीं पाता। मैंने एक लड़की को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो लड़की अब बहुत कुछ कर रही है और मैं सिर्फ पछता रहा हूँ। अगर मैं बदल सकता हूँ तो कोई भी बदल सकता है। बस फर्क इतना है कि उसने रोते हुए भी दूसरों की जिंदगी संवारी, और मैंने मुस्कुराते हुए किसी की जिंदगी तबाह की। मैं अब सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन माफ़ ना कर सकूं, ऐसी गलती भी कभी मत करना, क्योंकि सज़ा का डर बाद में लगता है, सबसे पहले खुद से घिनाने लगती है। उसने माफ़ नहीं किया, लेकिन मुझे ज़िंदा छोड़ दिया, सोचने के लिए। वो जब गई तो कुछ नहीं ले गई, लेकिन मुझे छोड़ गई। लेकिन मेरे लिए छोड़ गई एक ऐसा सवाल जिसे मैं उम्र भर नहीं सुलझा पाया। उसने मेरी सज़ा लिखी थी अपने आंसुओं से, और मैंने उसे पढ़ा बहुत देर से। उसकी हर तस्वीर एक तमाचा थी, उस चेहरे पर जो मैं आईने में देखता था। अब मैं कहानियों में जिंदा हूँ, पर उस औरत की आंखों में मैं हमेशा मुर्दा ही रहूंगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।